और आपके साथ मैं हूं विवेक। दरभंगा सोना लूट कांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरभंगा पुलिस ने दलसीसराय पुलिस की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ 1 किलो सोना भी बरामद किया है। दलसीसराय के लहरिया बाजार से दोनों को गिरफ्तार किया गया और दिल्ली से गिरफ्तार गोलू पासवान के खुलासे के बाद पुलिस को यह कामयाबी मिली है। गौसपुर से विकास पासवान और सोनू को पुलिस ने गिरफ्त में लिया और जो सूत्र बता रहे हैं उनकी माने तो पुलिस 2 और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और चलिए आपको लाइव रेड की तस्वीरें दिखाते हैं। पुलिस को भनक लगी थी कि सोना छुपाकर रखा गया है और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपियों को दबोचा। पूछताछ में सोना छिपाने की बात आरोपियों ने कबूल कर ली। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जमीन के अंदर सोने को छिपाकर रखा गया था। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस की टीम ने जमीन के नीचे से सोना निकाला और बरामद सोने का वजन 1 किलो 200 ग्राम है। तो सोने की बरामदगी 1 किलो 200 ग्राम सोना बरामद किया गया है और किस तरीके से जमीन के अंदर फुल पैक कर इसे रखा गया था ताकि किसी को भनक ना लगे। लेकिन जब पूछताछ शुरू हुई उसके बाद यह कार्रवाई की गई, कई खुलासे इसमें हुए और उस जगह का पता चला जहां पर सोने को बहुत ही सुरक्षित तरीके से छुपा कर रखा गया था ताकि किसी को इसका पता ना चल सके। लेकिन जब छापेमारी की गई तो 1 किलो 200 ग्राम सोना इस पैकेट में बंद बरामद किया गया। चलिए खबरों से आगे बढ़ते हैं। 8 फरवरी से स्कूल खुल गए, लेकिन कई ऐसे स्कूल हैं जहां अब भी क्लास नहीं लग रही। राजधानी के एक स्कूल में बीएमपी का कब्जा है। बच्चे स्कूल आते हैं, चावल लेकर चले जाते हैं। हेडमास्टर का कहना है कि कई बार डीईओ से लेकर डीएम और एसपी तक को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बदरंग तस्वीर देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सरकार ने आदेश तो दे दिया कि 8 फरवरी से 6 to 8 की पढ़ाई होगी, लेकिन शेखपुरा मध्य विद्यालय के बच्चों को पढ़ाई नसीब नहीं है। जरा देखिए तस्वीर आप, जहां पर बच्चे पढ़ाई करते थे और जहां पढ़ाई करने के लिए बच्चे आते हैं वहां अब पढ़ाई नहीं होती है, बल्कि एक तरफ पुलिस का कब्जा है तो दूसरी तरफ पढ़ाई से महरूम बच्चे यहां पर चावल दाल लेकर घर वापस लौट जाते हैं। यानी लगातार यह सिलसिला जारी है। ऐसे में अब धीरे धीरे बच्चों की संख्या कम होने लगी है क्योंकि यहां पढ़ाई नहीं होती है और जो इक्के दुक्के बच्चे आए हैं वो देख सकते हैं कि चावल लेकर घर वापस लौट रहे हैं। भला देखिए सरकारी दावों की किस तरह से पोल खुल रही है, जहां पर शिक्षा व्यवस्था बेहतरी की दावा की जाती है, लेकिन देख सकते हैं ये दावा किस तरह खोखला हो रहा है क्योंकि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। ये झोला में चावल है। जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं कि नौनिहाल किस लिए स्कूल आते हैं। मिड डे मील का चावल देखिए, ये बच्चे झोला में लेकर अभी जाएंगे और अब तो हाथ में किताब और कॉपी लाना भी बच्चे छोड़ दिए हैं क्योंकि पता है स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, जगह नहीं है। तो देखिए इन नौनिहालों की आंखों में जरूर सपने होंगे आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, डॉक्टर इंजीनियर बनने का, लेकिन देखिए किस तरह से इनके भविष्य से मजाक हो रहा है। बाबू कब स्कूल खुला है? 8 फरवरी को खुला है स्कूल। 8 फरवरी को 8 फरवरी से स्कूल खुला है। पढ़ाई हो रही है? नो सर, पढ़ाई नहीं हो रही है। पढ़ाई भी हम लोग का। क्या कर रही हो? चावल लेके जा रही हो? यस सर, चावल लेके जा रहे, पढ़ाई तो नहीं हो रही है। क्या नाम हुआ? लक्ष्मी कुमारी। बताओ। हम लोग जब भी आते हैं तो चावल लेके चले जाते हैं। 8 फरवरी से स्कूल खुला है, लेकिन 3 दिन के अंदर एक दिन भी हम लोग पढ़ाई नहीं किए हैं। चावल यहाँ पर झोले में डाला जा रहा है। जिसके दिमाग में शिक्षा डालनी चाहिए, जिसके जहन में पढ़ाई होनी चाहिए, यहाँ पर देखिए झोली में चावल भरे जा रहे हैं। तो ये भविष्य है, ये नौनिहाल है बिहार के जिनको शिक्षा नसीब नहीं है। जरा पेरेंट्स से उनसे ही बात कर लेते हैं, क्या परेशानी हो रही है? सर चावल भी हर महीने कहाँ मिला है, एक बार मिला है, दूसरी बार लेने आए हैं बस। स्कूल में क्या दिक्कत है? पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई कहाँ हो रही है, एक बार भी नहीं हुआ है। पढ़ाई एकदम बर्बाद हो गया, पूरे साल बच्चा का बर्बाद है। आपको दिखाते हैं कि देखिए पूरे स्कूल में किस तरह से जो फर्नीचर है वो फर्नीचर बर्बाद हो गया क्योंकि बाहर में रखा फर्नीचर खराब हो गया। पुलिस वालों ने रूम पर कब्जा जमा लिया है और न्यूज 18 ऐसी तस्वीरों से लगातार सरकार को वाकिफ करा रहा है, लेकिन सरकार को इसकी परवाह नहीं है। और देखिए
पूरा बरामदा जो आप देख पा रहे हैं ये स्कूल का नहीं है सामान, बल्कि पुलिस वालों का किचन है। पूरा बरामदा, रूम देखिए, ये रूम है, धर्मशाला बन गया है। यहाँ पर क्लासरूम थे और बच्चों का ब्लैक बोर्ड देखिए खाली पड़ा हुआ है और ककहरा की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही है। जहां पर बच्चे पढ़ते थे उस क्लासरूम में देखिए आराम फरमा रहे हैं पुलिस वाले, क्योंकि उनको आदेश मिला है इसी स्कूल में आपको कब्जा जमाना है। तो ये देखिए जरा आप, स्कूल बिहार भर में खोल दिए गए हैं, लेकिन राजधानी पटना में जहां पर पूरी सरकार रहती है, बगल में सचिवालय है, लेकिन हाकिम को परवाह नहीं है। पूरी तरह से देखिए आप कब्जा है। और ये तस्वीर देखिए, गोदाम बना हुआ है तो क्लासरूम पर कब्जा है, बरामदे पर कब्जा है। और हम आपको आगे भी आपको दिखाते हैं, ये तो ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर पर भी इसी तरह से कब्जा है। यानी आप समझ सकते हैं कि पूरा कैंपस भरा हुआ है। बच्चे पढ़ें तो फिर कहां पढ़ेंगे। और आपको नीचे की भी तस्वीर हम दिखाते हैं। ये विडंबना है बिहार की, बाथरूम से लेकर जो किचन है सब जगह पुलिस का कब्जा है। यहां भी देखिए, ये भी बरामदा है, यहां पर भी कब्जा है। कपड़े टंगे हुए हैं पुलिस वालों के। इस रूम में भी देखिए पुलिस वाले पूरा कब्जा किए हुए हैं। देखिए यहाँ भी स्कूल खुल गया है, तो आप लोग अब स्कूल नहीं छोड़ेंगे? ये हम लोग नहीं ना, सरकार की प्रपोजल है। सरकार कैसे पढ़ेंगे? ये हम लोग कैसे बताएंगे, ये सरकार बताएगी ना। सरकार आज कहेगी, अभी चले जाएंगे। हमको बरिए का आदेश का हम लोग पालन करेंगे। जरा देखिए, ये ब्लैक बोर्ड यहाँ पर है और शायद लॉकडाउन से पहले देखिए ये तारीख बयां कर रहा है कि 13 मार्च 2020 को, जब लॉकडाउन से पहले, कोरोना काल से पहले स्कूल जब खुले थे आखिरी वक्त में, तो ब्लैक बोर्ड पर 13 मार्च को पढ़ाई हुई थी। और ये देखिए आप, 2 अक्षरों वाले 10 शब्द लिखो। इसके बाद बच्चे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सके हैं। ये हैरान करने वाली तस्वीर है राजधानी पटना की। जरा स्कूल के एचएम है, उनसे भी हम बात करेंगे कि ये शिकायत करने के बाद क्या जवाब मिल रहा है। हेडमास्टर साहब बताइए, क्या जवाब मिल रहा है आपको? 8 तारीख को जिला शिक्षा पदाधिकारी भी यहाँ आए थे। मैंने उनसे ये बात बताई। बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कि आप तो आदेश निकालते हैं कि हम लोग को स्कूल खोल देने के लिए कि पुलिस बल रुकेंगे, खाली कौन करवाया, तो आप खुद बात कीजिए। मैंने डीएम साहब से बात किए, उन्होंने कहा कि 10 मिनट बाद बात कीजिए। 10 बाद फोन लगाए, फोन उन्होंने नहीं उठाया। हमने उनके व्हाट्सएप पर पत्र लिख के डाल दिया। फिर एसएसपी के कार्यालय से बात किया, वो बोले कि एसएसपी के आवास पर जाकर आप पत्र दीजिए। कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई बिल्कुल बंद है पढ़ाई। चावल देकर बच्चे चले जाते हैं। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय शेखपुरा है। एचएम है, पूरी परेशानी बता रहे हैं। स्कूल की शिक्षिका है वहां पर, देखिए आप, स्कूल तो रोज आती हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाई नहीं करवा पाती हैं। और देखिए आपके झुंड बनाकर वहीं पर मौजूद हैं, क्योंकि क्लासरूम नहीं है। बच्चे पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे? फर्नीचर से लेकर क्लासरूम तक पुलिस का कब्जा है। उम्मीद करते हैं कि न्यूज 18 पर इस तस्वीर को देखने के बाद जिला प्रशासन हो या फिर सरकार हो, जरूर कार्रवाई करेगी और शायद बच्चों को शिक्षा भी नसीब होगी। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। चलिए अब बात करते हैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय की, जिसकी लापरवाही से 1500 से ज्यादा छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। 5 साल में भी स्नातक का सत्र जो है वो पूरा नहीं हो पाया, लिहाजा सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया और फिर से स्नातक पार्ट 1 में नामांकन लेने की सलाह दी गई है। छात्र गुस्से में हैं, विश्वविद्यालय के सामने आंदोलन कर रहे हैं। इन छात्रों से बात की हमारे सहयोगी संतोष ने। जयप्रकाश विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण आए दिन छात्रों का भविष्य पर खतरा उत्पन्न होता है और एक नया मामला अब सामने आया है जिससे हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। क्या है ये मामला, ये जानने के लिए हम यहाँ के छात्रों से बात करें जो सुबह से परेशान है विश्वविद्यालय में। अब समस्या ये है, विश्वविद्यालय प्रशासन अब कह रही है सत्र नियमित नहीं था, विश्वविद्यालय की गलती है। और अब बोला जा रहा है 5 साल उनका सत्र बोला जा रहा है कि खत्म हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन का ईयर समाप्त बोल करके उनको फिर से पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 का फॉर्म भरने से वंचित किया जा रहा है। किस तरह की दिक्कतें आ रही है आप लोगों को? दिक्कतें आ रही हैं कि हम लोग का सेशन 16 का बोला जा रहा है कि 5 साल आपका हो गया है, अब 3 एग्जाम हो भी चुका है। हम लोग का 3 एग्जाम का हम लोग का वैल्यू है कि 3 एग्जाम हम दे सकते हैं, बट बोल रहे हैं लोग आप लोग का 3 एग्जाम हो चुका है, लेकिन हम जब तक हम लोग 2 ही एग्जाम दिए हैं लोग, जिसमें हम लोग को प्रमोट करके 1 नंबर के लिए प्रमोटेड कर दिया है लोग। अब बोल रहे हैं लोग कि नहीं होगा, आप लोग का मान्यता रद्द हो चुका है।
रजिस्ट्रेशन आप लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जबकि हम इस बार हम लोग अपना फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि जो विश्वविद्यालय द्वारा सेशन में देरी की जाती है, इसके कारण छात्रों को 3 साल का कोर्स 5 साल 6 साल 7 साल में करना पड़ता है। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन नई समस्या ये है कि अब बताया जा रहा है कि 5 साल बाद इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, लिहाजा इनको फिर से उसी क्लास में एडमिशन लेना पड़ेगा जिस क्लास को पास कर चुके हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। राजधानी पटना कहने को तो स्मार्ट शहर में शामिल है और इसकी साफ सफाई और बेहतर सुविधाओं का दावा किया जाता रहा है, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में हर साल ये फिसड्डी साबित होता है। इस बार फिर स्वच्छता को लेकर सर्वेक्षण रिपोर्ट आने हैं और इस पर क्या सोचते हैं पटना के लोग, जानने के लिए देखिए संवाददाता रवि नारायण की रिपोर्ट। पटना स्मार्ट शहर में शामिल है, पर विडंबना यह है कि हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण के पायदान पे लगातार पीछे जाता रहा है। इस साल फिर स्वच्छता सर्वेक्षण का यहाँ पे रिपोर्ट आनी है और उसको लेकर के नगर निगम दावे करता है कि इस बार टॉप 50 में शामिल होना है। लेकिन लोगों की क्या राय है, लोग क्या सोचते हैं कि क्या पटना में सफाई जो है उस कदर हो रही है कि जहाँ पे वो टॉप 50 में शामिल हो सकते हैं, और ये दावा जो है वो कितना पुख्ता है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे, राहगीर है। एक बात बताइए कि पटना में क्या है, किस ढंग से साफ सफाई? कुछ नहीं है, सामने सब कोई रोड पे सुसु कर देता है, वहाँ पूरा कचरा पड़ा हुआ है, इसी तरह उस साइड भी पूरा रोड पे है। अच्छा, आप भी कहीं निकल रहे हैं, क्या लग रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट आती है, पटना स्मार्ट में शामिल है, इस बार दावा किया जा रहा है कि टॉप 50 में वो रहेगा? टॉप 50 में रहेगा, पता नहीं है। एक बार तो अखबार में सुने थे कि पटना को पेरिस बना दिया जाएगा, पेरिस बना नहीं बनाई पता नहीं है। अभी जहां हम लोग खड़ा हैं इस सही में पटना का पेरिस है बोरिंग रोड। तो बोरिंग रोड का तमाशा देख लीजिए, कूड़ा है, यहाँ पर यूरिनर का कोई व्यवस्था नहीं है, सामने में दिख रहा है। और सबसे ताज्जुब की बात है कि यूरिनर ना हो, उसके चलते दीवार कैसा किए हुए पेंटिंग किया हुआ खूबसूरती दिखाने के लिए, अंदर में यूरिनर नहीं है। इसमें 5 रुपया लगता है, इसमें टिकट तब लोग जाते हैं मॉर्निंग वॉक करने, 10 रुपया। ये क्या लगता है कि सफाई यहाँ पे दावे होते हैं कि सफाई हो रही है? जी नहीं, कहीं सफाई नहीं है। ये तो खाली प्रशासन का पेपर में न्यूज में आता है कि हमने पूरा साफ कर रहे हैं, लेकिन जो भी ये जो बोले अभी कि जनता के योगदान से साफ है, सही बात है। नगर निगम के दावे हैं और कोशिश इस बात की है कि इस बार पटना जो है वो स्वच्छता सर्वेक्षण में जो है टॉप 50 में शामिल हो। लेकिन जो लोगों की राय है, जो नज़ारे दिख रहे हैं, अगर ऐसे ही अगर होता रहा तो पटना को टॉप 50 में शामिल होना मुश्किल है। पटना से रवि नारायण की रिपोर्ट। हालांकि राजधानी पटना की सड़कों पर गंदगी के लिए सिर्फ नगर निगम ही नहीं बल्कि आम लोग भी जिम्मेदार हैं। क्यों, ये जानने के लिए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। पटना शहर को गंदा करने में सिर्फ नगर निगम जिम्मेदार हो या सफाई नहीं करता हो, ऐसा नहीं हो। कई लोग जो है, आम पब्लिक जो है वो भी कई जिम्मेदार हैं। ये आपको बताते हैं कि यहाँ पे अभी आप खुले में टॉयलेट कर रहे थे ना, पेशाब कर रहे थे। क्यों? ऐसा ही कर दिए थे। तो रोड के किनारे तो नहीं करना चाहिए? ना मालूम था। क्या नहीं मालूम है? रोड के किनारे करना ये नहीं पता है? गलती हो गया था। गलती हो गया था। तो आप जरा यहाँ पे देखिए, इधर आइए। आप यहाँ पे जरा देखिए कि यहाँ पे शौचालय जो है वो सड़क के दूसरे तरफ बनी हुई है और यहाँ पे नगर निगम के द्वारा शौचालय बना है, लेकिन बावजूद जो उसके है, नगर निगम में शौचालय बना हुआ है, लेकिन बावजूद आप सड़क के किनारे टॉयलेट कर रहे हैं। ना देखे, गलती आ गया, गलती हो गया, मान रहे ना। लेकिन ये अच्छी बात तो नहीं है। गलती हो गया, नहीं होगा ऐसा। गलती हो गई और इनका कहना है कि गलती हो गई, लेकिन ये गलतियां जो है यही शहर को एक ढंग से कहे तो खराब करती हैं। और जिस ढंग से कोशिश की जाती है कि शहर साफ रहे, अपना पटना जो है वो स्मार्ट बने, लेकिन खुद भी जिम्मेदारी समझनी होगी। और अगर खुद साफ सुथरा रहने की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो फिर लाख कोशिश की जाए, ये चीज़ें ऐसी ही बिगड़े हुए रहें। ज़रूरत है कि खुद के अंदर झांकने की और लोग भी जो है वो खुल करके साथ दें। पटना से रवि नारायण की रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पदभार ग्रहण करने का सिलसिला जारी है और कल संजय झा
और जीवेश मिश्रा के बाद आज शहनवाज हुसैन, जयंत राज, जमा खान और आलोक रंजन झा ने पदभार ग्रहण किया। और अली, सबसे बड़ी बात है कि इंडस्ट्री पर पदभार ग्रहण करने के बाद न्यूज 18 से शहनवाज हुसैन ने कहा कि श्री कृष्ण बाबू के सपनों को पूरा करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण बाबू के कार्यकाल में बिहार में उद्योग का जो हाल था, कुछ वैसा ही करने का उनका सपना है। उन्होंने उद्योग को लेकर लोगों से राय भी मांगी है। नीतीश कुमार जी का आभारी हूं कि मुझे उद्योग विभाग का जिम्मा दिया गया है। उद्योग विभाग अपने आप में बड़ा विभाग है और पूरे बिहार को उम्मीद इस उद्योग विभाग से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रोजगार के संसाधन को बढ़ाना है। बिहार में कोरोना काल के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा उद्योग, इंडस्ट्री और रोजगार की हुई है और उद्योग और रोजगार को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे पार्टी नेतृत्व ने और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हमारे जिम्मे दी है। हम बिहार के जो हमारे 14 करोड़ बिहार के लोग हैं, नौजवान हैं, उनको भरोसा दिलाता हूं कि मैं उनके भरोसे पर पूरी तरह से खड़ा उतरूंगा। उधर बिहार के कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा ने भी पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करने के बाद कला संस्कृति मंत्री ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों का विकास करना उनकी प्राथमिकता होगी। कला संस्कृति मंत्री के रूप में आलोक रंजन ने पदभार ग्रहण कर लिया और इस वक्त हम सीधे कला संस्कृति मंत्री से रूबरू होंगे। कैसा लग रहा है मंत्री बने? ठीक है, हम लोग मंत्री बने हैं, हम समझते हैं यह दायित्व हमको मिला है। ऐसा कुछ नहीं है पहले के राज्य के तरह कि ये मंत्री बना मतलब कोई बिहार के हम राजा हो गए। हम बिहार के सेवक हैं और सेवक का दायित्व दिया गया है अपने दल के द्वारा, अपने मुख्यमंत्री के द्वारा, और इस पद पर बैठ करके, इस दायित्व पर रह करके बिहार की सेवा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। मैथिली में अभी आप बात कर रहे थे, न्यूज 18 के दर्शक मिथिलांचल से या फिर सीमांचल से या कोसी से जहां से भी होंगे आपको देख रहे होंगे। मैथिली में आप बताइए कि आपका उद्देश्य क्या होगा? ना हम कोनो एजेंडा नहीं बताएब। हम सबसे पहले अहाँ के कहलूँ एहन बात नहीं है कि कला संस्कृति में ऐसे पहले कोनो काज नहीं भेल छै। नहीं भेल छै तो ई विभाग केना छै? एतेटा कि विभाग एते क्षेत्र में इतना महोत्सव भए रहल छै, ऐसे पहले एनडीए सरकार से पहले की होइत रहे से हमरा बता दिया। लेकिन हम इतने अहाँ के कहब, आइ तो हम अहाँ के बहुत विभाग के पर बहुत कुछ नहीं कह सकै छी जब तक हम विभाग के समीक्षा नहीं हेते, बैसब नहीं, समझब नहीं। लेकिन ई जरूर अहाँ के हम बताबै छी, कला संस्कृति युवा विभाग बिहार में पूरा राज्य में दिखाई पड़त, ई हम जरूर अहाँ के भरोसा दिलाबै छी। खेल और खिलाड़ी की कहल चाहे छी? खेल और खिलाड़ी, अब खेल खिलाड़ी ए राज्य में जे खेल खिलाड़ी के प्रतिभा छे वो पूरा देश और दुनिया तक दिखाई पड़ते ए विभाग के माध्यम से। तो आलोक रंजन मंत्री हमसे रूबरू हो रहे थे, मिथिलांचल से आते हैं और निश्चित रूप से मैथिली में हमसे बात कर रहे थे। कई भरोसा इन्होंने दिया है, हालांकि पहला दिन है, अभी इन्होंने कमान संभाला ही है, ऐसे में बहुत कुछ नहीं बताया लेकिन इशारों में सब कुछ कह दिया। ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने भी आज पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद जयंत राज ने कहा कि हर गांव तक सड़क पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। जयंत राज से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के युवा मंत्री और ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज, जिन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। सर, आपने पदभार ग्रहण कर लिया, बहुत बहुत बधाई। और प्राथमिकता क्या रहने वाली है आने वाले 5 साल में? देखिए, हमारा जो विभाग है इसकी प्राथमिकता है कि हर आदमी तक सड़क पहुंचे, और हम लोगों ने भी अधिकारियों के साथ बात की, फिर अधिकारियों के साथ अभी बात होगी। हर एक लोगों तक सड़क का पहुंच कैसे हुआ, हर एक लोग का कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक टोला वगैरह वगैरह बोलते ही हैं हम लोग, तो हर एक लोगों तक सड़क का पहुंच कैसे होगा उसके वो हम लोगों का प्राथमिकता में रहेगा। मतलब टोला बसावट तक जो सड़क पहुंचनी है। सर, कई जगह पे जमीन की समस्या हो जाती है, तो उस समस्या को कैसे दूर करने वाले हैं? जमीन का क्या समस्या है? मान लीजिए कुछ जगह पे तो स्थानीय स्तर पे स्थानीय माननीय है उन लोगों से भी हम लोग मदद लेते रहेंगे, और
और जो समस्या आएगा अधिग्रहण का जहाँ पे मामला आएगा अधिग्रहण, और अगर मान लीजिए कि कहीं पे ऐसा ही विवाद अधिग्रहण भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, तब तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। उसको भी हम लोग सॉल्व करने का डीएम के स्तर पे या जैसे भी होता है उसको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अजय जी, आप पहली बार विधायक बने और पहली बार मंत्री बने तो एक बड़ी चुनौती है, तो आने वाले समय में आप सबसे बड़ी चुनौती क्या देखते हैं? चुनौती इसको मत कहिए, चुनौती के रूप में नहीं देखते हैं, इसको हम मिशन के रूप में देख रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे इस विभाग को दुरुस्त करें, कैसे हर लोगों तक सड़क को पहुंचाएं, ये हम लोगों के लिए। उत्तर बिहार में कई इलाकों में हर बार बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पे सड़कों की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, तो वैसे सड़कों के लिए कुछ खास योजना बनाया क्या आपने? अभी तो आज तो हम विभाग में आए हैं, उत्तर बिहार का अगर सड़क, हम पूरे बिहार के सड़क के बारे में सोच रहे हैं, उत्तर बिहार भी उसमें एक हिस्सा है। उत्तर बिहार में बाढ़ का इलाका है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए थे हमारे साथ ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज, जिन्होंने आज पदभार ग्रहण कर लिया है और खासकर अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं ताकि आने वाले समय में जो रोड मैप तैयार किया गया है बिहार सरकार की तरफ से उसे पूरा कर सके। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने भी आज पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद जमा खान ने कहा कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए वो काम करेंगे। करूंगा और स्टडी करूंगा। स्टडी करने के बाद चूंकि बीमारी जो मिली है बखूबी हम निभाएंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर माइनॉरिटी पे फोकस है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमारी बात हुई थी, मुझे लगता है कि हम लोग वैसे आपस में विचार विमर्श करेंगे तो निश्चित तौर पर वो उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए क्या हो सकता है, मैं आगे क्या कर सकता हूँ। माइनॉरिटी के लिए तैयार हैं। तो आज मीटिंग के बाद सब दिल्ली गए, फिर सब मिलेंगे, इस पर थोड़ा आपस में मशवरा कर लेते हैं, तो देख लेते हैं क्या हर बिंदु विचार कर लेते हैं। उसके बाद इसमें कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा रास्ता निकालेंगे जो आपके सामने आएगा, अच्छा होगा। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से वे दिल्ली नहीं आ पा रहे थे और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। दौर चला है, उसके पहले ही हम यहाँ पर आए थे पिछले साल मार्च महीने में। उसके बाद कभी यहाँ की यात्रा नहीं हुई। अब तो आने जाने की शुरुआत हो गई है। तो एक बार तो चुनाव के बाद हमको आकर मिलना ही था, तो उसी के लिए हम आए। जहाँ तक मंत्रिमंडल के विस्तार का था वो तो हो ही गया, कल सब कुछ भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज 18 बिहार झारखंड सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों को शिद्दत के साथ उठाता रहा है, तभी तो हमारी खबरों की तारीफ हर तरफ होती है। प्रदेश के साथ ही देश भर के लोग हमारी खबरों को ना सिर्फ देखते हैं बल्कि उन्हें प्रसारित करने के लिए हमें धन्यवाद पत्र भी लिखते हैं। हमने आज गोपालगंज के गौसिया पंचायत की महिला मुखिया की खबर दिखाई थी। हमने दिखाया था कि कैसे इंजीनियर की डिग्री हासिल करने वाली मुखिया रागिनी मिश्रा अपने आधुनिक सोच की बदौलत समाज में विकास की नई इबारत लिख रही हैं। इस खबर को देखने के बाद भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के अधिकारी ने हमें धन्यवाद पत्र भेजा है और ऐसी सकारात्मक खबर दिखाने के लिए न्यूज 18 की तारीफ की है। सचमुच ऐसे हौसला अफजाई से हमारा मनोबल भी ऊंचा होता है। हम ये वादा करते हैं कि अपने दर्शकों से मिल रहे ऐसे स्नेह को और भी मजबूती देते रहेंगे। और आगे देखिए जोहार झारखंड।